नमस्कार। आज राजनीतिक हलचल में क्या कुछ आप देख चुके हैं दिन भर में? झारखंड की कहानी आपके सामने में है। बहुत सारी बातें आज घटित हुई हैं। हेमंत सोरेन का बहुत ही भावुक भाषण आज झारखंड विधानसभा में हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया और खुली चुनौती दी कि है कोई माई का लाल जो मेरे ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध कर दे। हेमंत सोरेन ने राजभवन को भी ललकारा और इस पूरे घटनाक्रम में जो राजभवन की भूमिका रही, वो वह भूमिका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही। गवर्नर जब किसी दल का प्रतिनिधित्व करने लग जाए, तो देश में संवैधानिक संकट खड़ा होगा। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के लिए होते हैं। वह दल का हित देखने के लिए राष्ट्रपति नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से गवर्नर, जिसको अंग्रेजों के जमाने में लाट साहब कहा जाता था, तो झारखंड में लाट साहब की भूमिका संदेह के घेरे में आई। वे क्या दल के प्रवक्ता हैं? वे क्या भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा पर काम करने वाले हैं? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में जितने कर्म कुकर्म करने हो करें, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनकी अपनी मर्यादा है, उसको तो बचा के रखें। लेकिन वह मर्यादा भी झारखंड में तार-तार हो गई जब आज हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने में जो केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका रही, उससे बड़ी भूमिका तो राजभवन की रही। आखिर किसके सहारे यह देश और समाज चलेगा? झारखंड में आज नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण तो कर ही लिए थे। आज फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें चंपई सोरेन जी विश्वास मत हासिल किया। बहुत तूर कलाम किए गए। सारे दल चिंतित थे, कब हमारे विधायक लूट लिए जाएंगे। कितने पैसे खर्च होंगे। यह अलग डिबेट है कि आपके विधायक इतने बुजदिल और इतने कमजोर क्यों हैं, जो कोई भी पैसा दे करके खरीद ले। बावजूद झारखंड के सारे दल विधायक मानो दलों की संपत्ति हो, और संपत्ति को बचाने के लिए
छोड़िए, संपत्ति को बचाने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। हैदराबाद गए, हैदराबाद से आए, सारी घटनाएं घटी। आखिर विश्वास मत हासिल करने के बाद आगे की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चाल, चेहरा, चरित्र और चिंतन पर एक सवालिया निशान लग गया। 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो उस स्थापना काल में यह बातें तय की गई, हम राजनीति में एक नया आदर्श प्रस्तुत करेंगे, हम अन्यों से अलग होंगे। तब नया नारा अंग्रेजी में दिया, पार्टी विथ डिफर। और पार्टी विथ डिफर दुर्भाग्य से डफर साबित हुई। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को उनकी लिखी हुई किताब धर्म अर्थ काम मोक्ष आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय तत्व चिंतन के प्रति एक अनुराग पैदा होगा, एक मोह पैदा होगा। आजादी के बाद कांग्रेस से जो निराशा मिली, उस निराशा के बाद एक आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी में दिखी। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से यह पार्टी किसी से समझौता नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगी और यह पार्टी मूल्यों से समझौता करने वाली नहीं है, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। और मूल्यों को बचाते बचाते कई दशक गुजर गए और दशकों बाद इस देश के आम और आवाम की अपेक्षा थी एक बार इनकी सरकार बन जाए तो निश्चित रूप से भारत की दिशाहीन राजनीति को दिशा मिलेगी और देश की दशा सुधरेगी। और नारे फिजा में थे कि भारत मां के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर, इन्हें तो भारत माता के धरोहर कहे गए। क्या हो गया? क्या वास्तव में सत्ता का चरित्र एक ही होता है? जो जाए लंका वही हो जाए रावण। क्या लंका से हनुमान होकर के भी बेदाग लौटा जा सकता है? कि आप सत्ता में गए, सत्ता आपको अपने रंग में रंग ली। झारखंड में आज जो कुछ हुआ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो तैयारी थी, वह तैयारी अधूरी ही नहीं रही, बल्कि पार्टी पूरे तौर पर शर्मसार हुई। उसका असर क्या हुआ? उसका असर हुआ कि बिहार में फिर नई सुगबुगाहट शुरू हो गई। आज जीतन राम मांझी का भाषण सुनिए, वहां भी शायद आज जो झारखंड में
घटित हुआ, यह घटना फिर से आगामी 12 तारीख को नीतीश कुमार को जो विश्वास मत प्राप्त करना है, हो सकता है कि झारखंड की घटना बिहार में भी ना दोहरा जाए, रिपीट हो सकती है घटना। मांझी नाखुश है, चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का विरोध करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, जो खेल दिख रहा है शायद पर्दे के पीछे और कुछ हो रहा है। संभव है जो प्रधानमंत्री के मटेरियल थे, जो प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी कर रहे थे, पूरे भारत का नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन वे नीतीश कुमार वक्त के पहले निपटा दिए गए। भी मारने की तैयारी होती है, महत्वपूर्ण गोद नहीं है। राजनीति में मुस्कुराहट की भी अपनी कीमत होती है। तैयारी है, क्या अध्यक्षीय व्यवस्था लागू करना चाहते हैं? आखिर साजिशें क्या है? इस देश को तबाह करने की तैयारी क्या है? निश्चित रूप से इस ग्लोबल दुनिया में जो कुछ भारत में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखे जा रहे हैं। दुनिया की जो बदलती हुई परिस्थिति है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की कहानियां गढ़ी जा रही है, क्या भारत उसका औजार बनने जा रहा है? क्या भारत का नेतृत्व उसका टूल्स है? अचानक हमारे रहनुमाओं ने तमाम विसंगति और विडंबनाओं, अंतर्विरोधों और असहमतियों के बाद भी भारतीय संसदीय जनतंत्र को मजबूती प्रदान की। आखिर क्या कारण रहा कि पिछले 4-5 वर्षों से भारत की जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं रही हैं, वे सारी संस्थाएं बर्बाद हो गई। आज नौजवानों के पास में वक्त नहीं है, रुक करके देखना नहीं चाहता कि दल आज है कल नहीं रहेगा। बहुत सारे शासक अतीत में भी रहे। यह तो छोटा भारत है। हम तो कभी ईरान और इराक के करीब भी पहुंचे थे, और हाल तक महाराजा रणजीत सिंह तक लंबे दिनों तक शासन करने की कहानी भी रही है। मगध का इतिहास बताता है। तो आप इस प्रभाव में ना आ जाए कि कौन सा दल रिपीट होगा, खूब मजबूत होगा। आपको मिलना क्या है? आज मैं अभी हमारे स्क्रीन पर डॉक्टर राकेश रफीक जी जुड़ गए हैं। बहुत प्रयास कर रहे थे कि सर जुड़े, आज लोकतंत्र पर हम बात करेंगे और लोकतंत्र के सामने जो बुनियादी सवाल है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमें बोलना पड़ा, उनसे सुनना था। मैं आ रहा हूं राकेश जी के पास में। मेरा साफ कहना है कि पूरी दुनिया 3 भ्रमों पर चल रही है। दुनिया की जितनी सरकारें हैं, वे सरकार 3 भ्रमों पर जिंदा है। वे 3 भ्रम क्या है? इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कैपिटल, पूंजी का भ्रम, और इल्यूजन ऑफ डेवलपमेंट,
विकास का भ्रम, यह दुनिया की सरकारों के सामने, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, और जो राजभक्त लोग होंगे, ऐसे भक्तों को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भैया, राज्य भक्ति, राज्य अलग है, देश अलग है, नेशन अलग है। राज्य एक प्रशासनिक अवधारणा है। अगर राज्य की भक्ति करते हैं तो आप शासन और प्रशासन की भक्ति करते हैं। अब कंट्री एक भौगोलिक व्यक्ति है, ज्योग्राफिकल कंसेप्शन है, और नेशन एक कल्चरल कंसेप्शन है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, देश एक भौगोलिक अवधारणा है, राज्य एक प्रशासनिक अवधारणा है। आप तमाम देशभक्तों से या राजभक्तों से, राष्ट्रभक्तों से यह मैं कहना चाहता हूं कि आप तय करें, आप कहां खड़े हैं। राज्य के पास खड़े होना चाहते, देश के पास खड़े होना चाहते, या राष्ट्र के पास खड़े होना चाहते। जब लोकतंत्र की बात होती है तो मैं जिस एल्यूजन की बात करना चाहता हूं, कर रहा था, मैं कम शब्दों में उस एल्यूजन को डिफाइन करके सीधे राकेश जी के पास आएंगे। एल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? इस राज्य व्यवस्था को चुनाव जब आता है, हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, हम उसका पांव छूते हैं, परसुएशन में जाते हैं, उसको भगवान का दर्जा देते हैं। और चुनाव परिणाम आने के बाद जो जनता मालिक है, उस नेता के चरणों में बैठते हैं। और जो यहाँ की नौकरशाही है, इस लोकतंत्र का मालिक अगर यह लोक है, तो 5 किलो चीनी के लिए अपने नौकर के सामने में आवेदन लेके खड़ा है। जिस घर का मालिक नौकर के सामने में आवेदन लेके खड़ा हो और अपने प्रतिनिधि के सामने उसके चरणों में बैठे, यह लोकतंत्र नहीं है। यह आपको केवल ठगने का उपाय है। यह धोखा है आपके लिए। आपको पता है ना कि इस तंत्र को आप पर भरोसा नहीं है। आपके घर में बच्चा जन्म लिया, यह तंत्र कहता है जब तक मेरा प्रतिनिधि जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे दे, तब तक मुझे भरोसा नहीं है कि तुम जिंदा हो कि मर गए हो। इस राज्य को, इस व्यवस्था को आपकी मृत्यु पर भी भरोसा नहीं है। मेरा बाप डायरिया से मरा है कि सांप काटने से मरा है, मैं लाख कर रहा हूं कि मेरा बाप मर गया है, तो यह तंत्र कहता है कि नहीं नहीं, मेरा प्रतिनिधि वहां ब्लॉक में बैठा हुआ है, पहले उससे सर्टिफिकेट लेके आ जाओ, तब हम मानेंगे कि तुम्हारा बाप मर गया है। कुल मिलाकर यह कहना है कि इस तंत्र को, इस लोक पर भरोसा नहीं है। तुम जिंदा हो या मुर्दा हो, जब तक कि उसका प्रतिनिधि स्टाम्पिंग करके नहीं दे, आप कहीं नहीं हो। पूरे देश के लोग इस भ्रम में ना रहें कि हम लोकतंत्र के मालिक हैं, हमारे वोट से सरकार बनती है। कुछ नहीं, यह फार्स है। यह लोकतंत्र का भ्रम है। और विकास का भ्रम, जो डेवलपमेंट मॉडल है, जब डेवलपमेंट मॉडल है, विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के हितों की बात जब गांधी करते हैं, जब ताबीज देते हैं भारत के लोकतंत्र की बात करने वाले नेताओं और रहनुमाओं के पास कि जब भी कोई विकास का मॉडल बनाओ, तो विकास की कोई अवधारणा तय करने वक्त यह ध्यान रखना कि अंतिम व्यक्ति को इससे क्या फायदा होगा। विकास यानी क्या? प्रकृति को उजाड़ करके डेवलपमेंट की बात करना। मैं तो साफ इस बात को, जब मैं एकात्म मानववाद की बात कर रहा था अभी, तो मैं साफ इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा था कि सारी चीजों को उजाड़ करके, और जब मनुष्य की बातें हो रही है पूरी दुनिया में, मानवाधिकार, मनुष्य, अन्य जीवों की कौन चिंता करेगा? ये जो, जब आपके चिंतन के केंद्र में मनुष्य को अधिकाधिक सुख प्रदान करने की बात होगी, तो पूरी दुनिया या तो किचन में कन्वर्ट हो जाएगी या कमोडिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तब आप अपने सुख के लिए पूरी दुनिया को उजाड़ दो,
सृष्टि को उजाड़ दो, तमाम जीवों को तबाह कर दो, क्योंकि तुम्हें अधिकाधिक सुख चाहिए। आखिर विकास की क्या अवधारणा? तो आपके भीतर मानव बोध या सृष्टि बोध, आपके बोध में संपूर्ण चराचर जगत के हित अगर नहीं है, तो हम उसको विकास की कोई बेहतर अवधारणा मानने के तैयार नहीं है। यह जो इल्यूजन ऑफ डेवलपमेंट है, आज इस शो में कम समय में इस बात को करा कि यह विकास का भ्रम है। जब भी राज्य सरकार विकास की कोई बात करे, तब समझना कि बाजार मंदी के दौर में है। जब जब व्यवस्था को आपके स्वास्थ्य की चिंता हो, तब ध्यान रखना कि दवा उद्योग घाटे में है, उनकी दवाओं को जनता के पास में भेजना है ताकि उनकी दवा बिके और पैसा उनके पास जाए। जब लोक कल्याण की बात जब होती है, ध्यान रखना उसमें बाजार के हित ज्यादा होते हैं, आपके हित कम होते हैं। आपको इंदिरा आवास की बात होती है, हर गरीब को छत मिले, लेकिन वो छत बनाने के लिए सीमेंट आएगा बाजार से, छड़ आएगा बाजार से, फर्नीचर आएगा बाजार से, तो गांव में केवल कंक्रीट का जंगल रह जाएगा। पैसा गया बाजार, तुमको क्या मिला? तुमको ईंट की दीवारें मिल गई। विकास के धारणा में यह कहते हैं, अगर एक मकान को बनाने में गांव के राजमिस्त्री, गांव के बढ़ई, गांव के लोहार अगर उसको काम दिए होते, तो अगर काम दिए रहते तो यह पैसा वहां जाता और गांव मजबूत होता, तो एक बेहतर बात होती। इसलिए विकास की अवधारणा, विकास का जब आप मॉडल बना रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सजग रहने की आवश्यकता है कि खेल क्या है। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से मैं स्वयं बेचैन हूं कि मैं कब पहुंचूं। अब तीसरे भ्रम पर चर्चा करके डॉक्टर साहब के पास आएंगे। इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी, इल्यूजन ऑफ डेवलपमेंट, और तीसरा है इल्यूजन ऑफ कैपिटल। यह जो पूंजी का भ्रम है कि कितनी पूंजी भारत में आ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार, दुनिया को बुलाओ, उनको बुलाओ, यह करो। हमारे पूर्वजों ने जितनी पूंजी आपके सामने रखी, वर्षों वर्षों सदियों की यात्रा करने के बाद आपको उन्होंने गंगा दिया, वो अविरल धारा दिया, निर्मल पानी दिया। आप उस पूंजी को बचा के रख सके? आप उस पूंजी को तबाह कर दिए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे तत्व चिंतन ने हरितमा दी, उर्वरा धरती दी, क्या क्या नहीं, बेशुमार दौलत, बेशुमार पूंजी आपके सामने दी। आपने उस पूंजी को तबाह कर दिया। वैसे ही अभागे बेटे की तरह कि बाप और पूर्वजों की संपत्ति बेच करके बीएमडब्ल्यू खरीद लेना और कहना कि मैं बहुत बड़ा पूंजीपति हूं। देखो क्या विकास की गति है, क्या डेवलपमेंट का खेल चल रहा है। आज मैंने लोकतंत्र का भ्रम, विकास का भ्रम और पूंजी का भ्रम, मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार दलीय आग्रहों से मुक्त होकर के आप रहिए, जिसको वोट देना है दीजिए। लेकिन जो मौजूदा सवाल है, जो संजीदा सवाल है, आंख खोल करके देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और जब भी कुछ बात होती है तो भक्तों को लगता है कि यह तो विरोधी है, यह तो बहुजन की राजनीति करते हैं, यह तो उसकी राजनीति करते हैं। आप देश की बात जैसे शुरू करेंगे, वैसे ही आपके ऊपर उनके पास में बना बनाया हुआ सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर करा और मुहर मार करके आपको दे दिया। एक बार तमाम आग्रहों से मुक्त होकर के अपने चिंतन की तिर्जिया को बड़ी कीजिए, ताकि सोच की परिधि बड़ी हो सके, बड़ी बात आप समझ सके। आप कमरे में बंद मत रखिए। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया लगातार बदल रही है। कृत्रिम बौद्धिकवाद का नया दौर है। अब मशीन क्या, जिस गांधी ने कहा कि हम तो मशीनी सभ्यता के खिलाफ में हैं। आप मेट्रो में, बस में, घर में कहीं बैठ जाइए, पूरी मानवीय सभ्यता मोबाइल के सामने में गर्दन झुका ली है। अब तो इस मोबाइल की भी भूमिका, इस तकनीक भी अब खत्म होने वाली है।
अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया, अब तो मोबाइल भी बेकार होंगे, ये तकनीक भी बेकार होगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया, कृत्रिम बौद्धिकवाद, इस तकनीक को भी आपका दिमाग नहीं चलाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया जो कृत्रिम बौद्धिक ताकत है, अब वहाँ से चलेगा। आपकी कोई आवश्यकता नहीं। आप ज़िंदा इसलिए हो, आप मर नहीं रहे हो। बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं, मीडिया समूह है, जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं। हम लोग तो एकदम बिल्कुल खाली जेब के साथ कफन पहन करके कैमरा के सामने बैठते हैं और देश समाज की बात करते हैं। तकनीक को सुविधा हो तो आप माफ करेंगे, लेकिन लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे, बहस को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो इतिहास के अनछुए पहलू हैं, जो जड़ सवाल हो रहे हैं, उन सवालों को भी हम सुलझने की स्थिति में लाएँगे। आप हमें देखते रहिए, बहस से जुड़े रहिए और वक़्त लगे, अच्छा लगे, मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ, आप ना भी करेंगे तब भी सुनें। आप लाइक करें न करें, साझा करें न करें, सब्सक्राइब करें न करें, बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपको जोड़ना चाहता हूँ और हम और आप जुड़ करके इस देश और समाज में एक नए जज़्बात की तरफ हम इस देश को लेके जाएँगे।